दोस्तों, ये याद रखना बेहद ज़रूरी है, जो अक्सर हम भूल जाते हैं कि प्राइमेट्स ने प्रीहिस्टोरिक काल में बहुत लंबा सफ़र तय किया। आज हम जहाँ भी हैं, वहाँ पहुँचने के लिए कई जटिल विकास, गलतियाँ और संघर्षों का हिस्सा है। हमारी कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है, जब पहली बार एकल कोशिका वाले जीव महासागरों में तैरते थे और जीवन की शुरुआत हो रही थी। लेकिन प्राइमेट्स की कहानी, जिसमें हम भी शामिल हैं, कहीं और से शुरू होती है। ये कहानी है करोड़ों सालों की, जब हमारे पूर्वजों और रिश्तेदारों ने बहुत कठिन हालात में जीवित रहते हुए यह सफर तय किया। आज जबकि कई प्राइमेट्स प्रजातियां इतिहास के गर्त में खो चुकी हैं, हमारे पास अभी भी 300 से अधिक अलग अलग प्राइमेट्स प्रजातियां हैं, जो जंगलों, पहाड़ियों, दलदलों और शहरों में पाई जाती हैं। ये सभी इस बात का सबूत है कि प्राइमेट्स एक बेहद सफल और विविध समूह है, और हम भी उसी परिवार का हिस्सा हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांच यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि प्राइमेट्स की कहानी कैसे शुरू हुई थी और वे किस तरह से विनम्र शुरुआतों से विशालकाय जीवों तक पहुंचे। हम इस यात्रा में समय के साथ रुकेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी प्राइमेट्स प्रजातियां हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए हमारे पहले प्राइमेट्स पूर्वजों की यात्रा की अनोखी और दिलचस्प कहानी जानने के लिए। यह कहानी शुरू होती है ओलिगोसीन काल से। ओलिगोसीन काल ने स्तनधारियों के विकास में एक जबरदस्त बदलाव किया। यह सिर्फ प्राइमेट्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे स्तनधारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इस समय हमारे पहले प्राइमेट्स पूर्वज ने पेड़ों से उतरना शुरू किया और जमीन पर रहने के लिए खुद को अनुकूलित किया। यह वही समय था जब पहले सच्चे बंदर प्रकट होने लगे, और इस अध्ययन के लिए एक खास जगह है, मिस्र। खासकर मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान का फेउम क्षेत्र। यहाँ की चट्टानों से कैसरेल सागा और जबल कटरानी जैसे परतों में कुछ शुरुआती प्राइमेट्स के अवशेष मिले हैं। ये प्राइमेट्स आज के बबून, लंगूर और मंकी बेज जैसे बंदरों से संबंधित थे। फेउम क्षेत्र में बहुत से प्राचीन बंदर पाए गए, जैसे एपिडियम, कैटोपिथिकस, पैरापेटिकस, ओलिगोपिथिकस और प्रोटियोपैथिकस। इनमें से कई अवशेष बहुत अच्छे से संरक्षित हैं, जिससे हमें इस समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है। आज के सभी बंदरों और बंदर मानव का सबसे पुराना ज्ञात पूर्वज था इजिप्टोपिथिकस, जो अफ्रीका और एशिया के पेड़ पर रहने वाले बंदरों का एक आदिम रूप था। यह बंदर लगभग 90 सेंटीमीटर लंबा था और लगभग 38 से 29 मिलियन साल पहले जीवित था। यह बंदर 4 पैरों पर पेड़ों पर घूमता था और फल व मेवे खाता था। इसका शरीर ऐसा था कि हाथ और पैरों का इस्तेमाल वह शाखाओं पर पकड़ बनाने में करता था। उस समय पृथ्वी पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वन फैले हुए थे, जो आज की दुनिया से बहुत अलग थे। इजिप्टोपिथिकस और उसके समकालीन के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने यह जाना कि ये बंदर अब पेड़ों पर कूदने के बजाय 4 पैरों पर धीरे धीरे चलने में माहिर हो गए थे। इनके हाथों और पंजों में ऐसे बदलाव आए जो उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करते थे। अब ओलिगोसीन काल में प्राइमेट्स ने एक और अद्भुत यात्रा की और वे अमेरिका पहुंचे। करीब 26 मिलियन साल पहले उत्तरी अमेरिका से बंदर गायब हो गए थे और दक्षिण अमेरिका में भी बंदरों का कोई विकास नहीं हुआ था। लेकिन दक्षिण अमेरिका में एक खाली जगह बन गई थी, जिसे बंदरों ने अपनी काबिलियत से भर दिया। यह एक बड़ी विकास की कहानी है, क्योंकि यह बंदरों से दक्षिण अमेरिका में फैलने की अद्भुत कहानी है। यह कैसे हुआ? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक बड़ा तूफान आया, जिसने कुछ बंदरों को एक पेड़ पर लदी हुई वनस्पति के साथ समुद्र में बहा दिया। इन बंदरों को कई दिनों तक खाने पीने का सामान समुद्र में तैरते हुए मिला, और अंत में वे एक नए महाद्वीप दक्षिण अमेरिका पर पहुंचे। यहाँ पर उन्हें नए और अजीब जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बंदर जल्दी से इन वातावरण में खुद को ढालने में सफल हो गए। आज लगभग 30 मिलियन साल बाद इन बंदरों के वंशज जंगलों में उछल कूद करते थे, जैसे स्पाइडर मंकी और टैमरिंड। यह कहानी प्राकृतिक चयन के अद्भुत उदाहरण के रूप में जानी जाती है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओलिगोसीन काल में कुछ ऐसे भी प्राइमेट्स थे जिन्होंने इंसान जैसे बंदर यानी एप्स को जन्म दिया। ये एप्स करीब 25 मिलियन साल पहले तंजानिया में दिखाई दिए थे। ये बंदर पेड़ों पर रहते थे और साथ ही जमीन पर चलते थे। उनकी लंबी बाहें और उन्हें शाखाओं में खींचने में मदद मिलती थी। इन बंदरों के चेहरे में इंसान जैसी विशेषताएं आने लगी और उनका पूंछ भी खत्म हो गया, क्योंकि अब उन्हें संतुलन बनाए रखने के लिए पूंछ की जरूरत नहीं पड़ती थी।
ये वही पहले एप्स थे जिन्होंने आधुनिक एप्स गोरिल्ला, चिंपांजी, बोबोनो, ओरंगुटान, गिम्बस और इंसान का आधार तैयार किया। तो यह थी ओलिगोसीन काल की कहानी, जब प्राइमेट्स और अन्य स्तनधारी पूरी दुनिया में फैलने लगे और हमारे विकास के नए रास्ते खुलने लगे। मायोसीन काल, जो लगभग 23 मिलियन साल पहले से लेकर 5 मिलियन साल पहले तक चला, इसने हमारे ग्रह के पर्यावरण में कुछ बड़े बदलाव किए। इस दौरान पर्वत श्रेणियां उभरी और सबसे अहम बदलाव ये हुआ कि घास के मैदानों ने कई महाद्वीपों पर अपना कब्जा कर लिया। अफ्रीका की सवाना, दक्षिण अमेरिका के पंपास, उत्तर अमेरिका के प्रेयरी और एशिया के मैदान, ये सभी घास के मैदान मायोसीन काल में ही विकसित हुए थे और यह सब घास की प्रजातियों के फैलने और विविधता के कारण हुआ। इन बदलावों का सीधा असर प्राइमेट्स पर पड़ा। जो प्राइमेट्स पहले सिर्फ पेड़ों पर रहते थे, वे अब जमीन पर रहने के लिए खुद को अनुकूलित करने लगे। बंदर और एप्स अब घास और छोटे छोटे जीवों पर निर्भर रहने लगे। जैसे जैसे इनके शरीर में बदलाव आए, वैसे वैसे इनके दिमाग भी विकसित होने लगे और मायोसीन काल के अंत तक दुनिया में पहले ऐसे एप्स विकसित हुए जो सीधा चलने में सक्षम थे। मायोसीन काल में इंसान के विकास के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खोज हुई, प्रोकॉन्सल नामक ऐप। यह ऐप केन्या और युगांडा के क्षेत्रों में पाया गया था। माना जाता है कि प्रोकॉन्सल ही वो अंतिम सामान्य पूर्वज हो सकता है जो इंसानों और सभी एप्स का साझा पूर्वज था। प्रोकॉन्सल देखने में पुराने समय के बंदरों जैसे बबून, लंगूर और एप्स जैसे चिंपांजी का मिलता जुलता रूप था। इसका शरीर लचीला था ताकि वह आसानी से शाखाओं पर घूमे, लेकिन यह अब भी 4 पैरों पर चलता था। इसके हाथ और पैर पहले से बेहतर थे, लेकिन यह आज के एप्स की तरह पेड़ों पर लटकने में सक्षम नहीं था क्योंकि इसके हाथ उतने मजबूत नहीं थे। मायोसीन में प्राइमेट्स यूरोप भी फैल गए थे। प्लायोपिथिकस और उसके करीबी रिश्तेदार यूरोप के मैदानों और जंगलों में पाए गए थे। इन्हें पहले गिबन्स का पूर्वज माना जाता था, लेकिन यह साबित हो चुका है कि यह किसी भी आधुनिक प्राइमेट समूह से संबंधित नहीं थे। एशिया में भी प्राइमेट्स का विकास हो रहा था। पाकिस्तान और उत्तर भारत के सवालिक पहाड़ में प्राचीन प्राइमेट्स के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जैसे सिवापिथिकस, जो पहली बार ओरंगुटान के वंशज थे। आज ओरंगुटान केवल दक्षिण पूर्वी एशिया के बोर्नियो और सुमित्रा के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन उनके पूर्वज एक समय में बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे। मायोसीन काल का एक और प्रसिद्ध प्राइमेट्स ओरियोपैथिकस था, जो इटली के लिग्नाइट खदान में 1950 में मिला था। इसके छोटे दांत और इंसान जैसी शक्ल के कारण इसे पहले इंसानों का पूर्वज माना जाता था। यह शायद पेड़ों पर झूलने वाला पहला एप्स था जिसने अपनी लंबी बाहों से पेड़ों में झूलने की क्षमता विकसित की। हालांकि अब यह माना जाता है कि ओरियोपिथिकस इंसान का सीधा पूर्वज नहीं था, लेकिन यह हमारे विकास से पहले के एप्स से काफी हद तक अलग हो चुका था। समय के साथ ओरियोपिथिकस बड़े शिकारियों का शिकार हुआ, जैसे विशाल साबर तूर्त बिल्लियां, और अंततः यह विलुप्त हो गया। अब बात करें प्लायोसीन काल की, तो इस समय दुनिया आज जैसी दिखने लगी थी। ट्रॉपिकल वर्षा वन, घास के मैदान, पहाड़, मरुस्थल और झाड़ी क्षेत्र, पृथ्वी का भूगोल अब आधुनिक समय जैसा दिखने लगा था। इस समय दुनिया के सभी प्रमुख पर्यावरण बन गए थे और जीवों की विविधता में इजाफा हुआ था। हालांकि इस काल के प्राइमेट्स के अवशेष बहुत कम मिले हैं और कई एप्स और उनके वंशज का पता नहीं चल पाया। प्लायोसीन काल से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मानव संबंधित जीव आर्टोपिथिकस था, जो इथोपिया के अफार क्षेत्र में पाया गया। आर्टोपिथिकस आधुनिक मानव का पहला सीधा पूर्वज था। यह थोड़ा सीधा चलने में सक्षम था, लेकिन इसका दिमाग अब भी बहुत छोटा था और यह पत्थरों का उपयोग करने या औजार बनाने के लिए सक्षम नहीं था, जैसे लकड़ियां या छड़ी का उपयोग छोटे कीड़े निकालने के लिए करता था। आर्टोपिथिकस के लंबे हाथों ने इसे पेड़ों पर रहने में सक्षम बनाया और यह जंगलों में शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ता था। यही साधारण शुरुआत थी जिससे मानवता ने अपने अगले कदम उठाए। अब हम मानव विकास के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले थे और कुछ मिलियन साल बाद हम प्लेस्टोसीन काल में पहुंचे, जहां नए प्राचीन मानव प्रजातियों से परिचित होंगे। प्लेस्टोसीन काल के दौरान कुछ प्राइमेट्स थे जो सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े नहीं थे, जैसे पेरिकोलोबस, डायनोपिथिकस और राइनोकोलोबस। ये प्राइमेट्स अफ्रीका और एशिया में पाए गए थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध गैर मानव प्राइमेट्स जाइगैंटोपिथिकस था, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के बांस के जंगलों में पाया जाता था। यह एक विशालकाय ऐप था जो आधुनिक ओरंगुटान का रिश्तेदार था और शायद यह अब तक का सबसे बड़ा प्राइमेट्स था। यह विशालकाय ऐप परिवारों में रहता था और अन्य प्राइमेट्स के साथ साथ होमो इरेक्टस जैसे मानव पूर्वजों के साथ भी पाया जाता था।
यह घने जंगलों और बांस के झाड़ियों में फल खाता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह शायद होमो इरेक्टस द्वारा अधिक शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हो गया। प्लीस्टोसीन काल सबसे ज्यादा इस बात के लिए जाना जाता है कि इसी समय मानव के उदय का दौर था। हालांकि इस समय के हमारे शुरुआती पूर्वज में ऑस्ट्रालोपिथिकस प्रमुख थे। ये बायोपेडलिज्म प्राइमेट थे, यानी 2 पैरों पर चलने की क्षमता वाले, जो अफ्रीका के रिफ्ट वैली में आए थे। ऐसे एप्स पत्थर के औजारों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन उनके हाथ अच्छे से विकसित थे, जिससे वे अपना वातावरण को बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। इसके अलावा ऑस्ट्रालोपिथिकस अपनी रक्षा के लिए पत्थर और लकड़ी जैसे चीजों का उपयोग करते थे। अब बात करते हैं मध्य प्लीस्टोसीन काल की, जिसे मॉडल इन द मिडल भी कहा जाता है। इस दौरान होमो हैबिलिस के उभार के साथ मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम आया। ऑस्ट्रालोपिथिकस की तुलना में होमो हैबिलिस काफी आधुनिक थे। इन प्राइमेट्स के शरीर के अंगों में बदलाव आ गए थे, खासकर उनके हाथों और पैरों में। उनके हाथ पहले से छोटे हो गए थे, क्योंकि अब इन्हें पेड़ों पर चढ़ने या सुरक्षा के लिए अंगूठे से पकड़ने की जरूरत नहीं थी। इनका विकास तकनीक के साथ हुआ, खासकर पत्थर के औजारों के उपयोग के साथ। होमो हैबिलिस से लेकर होमो इरेक्टस तक सभी ने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया। इन औजारों से वे खुद को शिकारियों से बचाने, मांस काटने, आग जलाने और कला बनाने जैसे कार्य करते थे। बाद में होमो इरेक्टस और उसके बाद के मानवों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा। वे भोजन पका सकते थे, शिकार कर सकते थे और सर्दी में अपने शरीर को गर्म रख सकते थे। प्लीस्टोसीन काल के अंत तक होमो निएंडरथलिस्ट और होमो डेनिसोवन, जिन्हें हम निएंडरथल और डेनिसोवन के नाम से जानते हैं, जैसे मानव प्रजातियां दिखाई दी। ये प्रजातियां ममत स्टीप पर पाई जाती थी, जो विशाल समतल क्षेत्र और विलुप्त विशाल जानवरों से भरा हुआ था। इन प्रजातियों का जीवन बहुत ही जटिल था। वे कला बनाने, आग का नियंत्रण और भाषाई संवाद तक की क्षमता रखते थे। लेकिन इन प्रजातियों के साथ जल्द ही होमो सैपियंस यानी हम इंसान भी आए। हम इंसानों ने लाखों सालों में एक लंबा सफर तय किया और अंत में हम ममत स्टीप और उसके बाद पूरे पृथ्वी पर फैल गए। हम विशाल मस्टोडोन और जमीन पर चलने वाली स्लॉथ से मिले और दक्षिण अफ्रीका में हम बड़े आकार के अर्माडिलो और प्रसिद्ध साबर तूट कैट स्मिलोडॉन से भी मिले। जल्दी होमो सैपियंस ने निएंडरथल को पीछे छोड़ दिया और उनके साथ मिलकर हमने अपने जीन का आदान प्रदान किया, जिससे हम उन प्रजातियों को धीरे धीरे खत्म कर चुके थे। हम हर महाद्वीप पर फैल गए। उत्तर अफ्रीका के तपते रेगिस्तान से लेकर अंटार्कटिका के ठंडे प्रदेशों तक हमारी तकनीक इतनी विकसित हो गई कि हमने अपने पर्यावरण पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। और यही वो जगह है जहां हमारी कहानी खत्म होती है। हमने पृथ्वी और उस पर रहने वाली प्रजातियों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। हमें सरकारों और कंपनियों पर और भी ज्यादा दबाव डालने की जरूरत है, ताकि उन प्रजातियों को बचाया जा सके जो विलुप्त होने के खतरे में है, जैसे कि एप्स। इन प्रजातियों को खो देना, इसका मतलब है कि हम अपनी पहचान का एक हिस्सा खो देंगे। आज जो भी प्रजातियां जीवित है, उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है, जो अरबों साल पहले की शुरुआत से जुड़ी है। हम सभी एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर है, ताकि हम इसे वह बना सके जो यह आज है। हमें इस धरती पर हर प्रजाति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम सभी का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा है। हमारी सुरक्षा और समृद्धि दूसरे जीवों की सुरक्षा पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, अगर हम इन प्रजातियों को बचाना चाहते हैं तो हमें मिलकर प्रयास करना होगा।